Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Indo-Pak War of 1965. This topic is important from our syllabus, GS Paper 2 International Relations point of view. थोड़ा बहुत जैसे यूपीएससी के सिलेबस में पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी है, तो उस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका रोल ज़्यादा रहेगा। देखते हैं। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फुल स्केल वॉर लड़ी गई 1947-48 में, फिर 1965 में और फिर 1971 में। तो 1965 वॉर में क्या क्या चीज़ें हुई थी उसको हम लोग देखेंगे इस आर्टिकल में, क्योंकि 1965 का वॉर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उसके बाद इंडिया में कई सारे सिक्योरिटी रिलेटेड चेंजेस लाए गए। तो देखिए, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान इलीगल तरीके से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा रहा था, ताकि यहाँ पे बाहर से आतंकवादी भेजे जाए, जिनको हम लोग घुसपैठी कहते हैं, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स। पाकिस्तान साइड से illegal infiltrators were entering into the Indian side, और उनका मेन पर्पस था कि यहाँ घुस करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब किया जाए, जिसके कारण ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाएं। तो पाकिस्तान के इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो दिस ऑपरेशन जिब्राल्टर वाज ऑन हाई ड्यूरिंग अगस्त 1965। पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स वेयर पोस्ट इनसाइड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस टाइम में तो ये स्टेट ही था। लेकिन फिर 1 सितंबर को पाकिस्तान ने फुल स्केल कन्वेंशनल अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर। कन्वेंशनल अटैक से हमारा मतलब है कि डायरेक्ट फ्रंटल अटैक। इसके पहले तो घुसपैठी भेजे जा रहे थे, फिर 1 सितंबर को पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया इन द अखनूर रीजन। इसी इन दिस अखनूर सेक्टर ऑफ जम्मू, पाकिस्तान स्टार्टेड अ कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक ओवर इंडिया। और पाकिस्तान का एम था टू कैप्चर अखनूर रीजन एंड देन सेट अ बेस टू फर्दर कैप्चर द डीपर रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये है पाकिस्तान का मेन इंटेंशन उस टाइम का, कि पहले अखनूर रीजन को कैप्चर किया जाए, फिर यहाँ पे बेस सेटअप करके आगे वाले फिर कुछ एरियाज को और जम्मू एंड कश्मीर का कैप्चर किया जाए। तो देखिए, इंडियन आर्मी जो है इट वाज कॉट बाय सरप्राइज लिटिल बिट, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान फुल स्केल यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर देगा। तो इंडिया ने फिर एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। द मिलिट्री स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया वाज नॉट टू काउंटर अटैक इन दिस रीजन, रादर इंडिया ने पंजाब वाले रीजन में यहाँ पे एक दूसरा फ्रंट खोल दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, लाहौर। तो इंडिया सेट इट्स आइज ऑन लाहौर कि ठीक है, तुम कश्मीर में घुसोगे, हम घुस के लाहौर को कैप्चर कर लेंगे। So rather than confronting Pakistani army here, Indian army started to focus and retaliated in this sector, Punjab border, with the aim of capturing Lahore. So the strategic concept of this offense was to force the Pakistani army. देखिए, हम जानते थे कि हम सीधा सीधा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट करेंगे तो हमारी कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, उनको भगा देंगे लेकिन हमारी कैजुअलिटी ज़्यादा होगी। तो इससे अच्छा हम यहाँ पे एक दूसरा फ्रंट खोलते हैं, पाकिस्तानी आर्मी डिवाइड हो जाएगी। तो एक सिंपल सा रूल होता है, डिवाइड एंड देन अटैक एंड देन डिफीट। तो वही किया हमने, दूसरा फ्रंट खोल दिया, यहाँ पंजाब वाला फ्रंट, यहाँ पे ये वाला फ्रंट। लेकिन स्टार्टिंग में वी हैड सम अर्ली गेन्स। लाहौर साइड के कई सारे टेरिटरी को हमने कैप्चर भी कर लिया। यू सी रेड कलर से दिखाया है वो टेरिटरी जो इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ इनिशिएटिव्स के बाद, स्टार्टिंग के कुछ सक्सेसेस के बाद, अब इंडियन आर्मी का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा लूज हो गया। उसके पीछे कारण बताया जाता है कि ऊपर से ऑर्डर बिल्कुल टाइम पे स्ट्रीमलाइन तरीके से नहीं आ रहे थे। सो इंडियन आर्मी गॉट लिटिल बिट कंफ्यूज्ड आफ्टर इनिशियल सक्सेस इन दिस ओपनिंग ऑफ लाहौर फ्रंट। और ये थोड़ा सा जो गैप इंडिया के कम्युनिकेशन में जो पड़ा, जिस कारण से इंडियन आर्मी का जो एडवांसमेंट है वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ, इसका फायदा उठाया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने इस सेक्टर में भी हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो पाकिस्तान ओपन द पंजाब फ्रंट ऑल्सो ऑन द इंडियन साइड। लेकिन यहाँ पे फिर काफी डिसाइसिव बैटल लड़ा गया। स्टार्टिंग में तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव
गेन किया था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी लॉस्ट सम लैंड ऑल्सो टू पाकिस्तान। लेकिन फिर सबसे डिसाइसिव बैटल लड़ा गया 1965 इंडो पाक वॉर का, दैट वाज बैटल ऑफ असल उत्तर। इस रीजन में कहीं पे पंजाब के गांव है, बिल्कुल बॉर्डर रीजन में, असल उत्तर। उसका नाम उत्तर शायद से डायरेक्शंस को लेकर के था, नॉर्थ साउथ वाला जो डायरेक्शन होता है उस हिसाब से उत्तर नाम था। बट कोइंसिडेंटली देखिए, इस असल उत्तर गांव में इंडियन आर्मी ने असल उत्तर, रियल आंसर दिया पाकिस्तानी आर्मी को, एंड दैट वाज अ वेरी डिसाइसिव बैटल in this Indo-Pakistan War of 1965, which decided कि पाकिस्तान is going to lose this. The most important battle of Indo-Pak War of 1965 was Battle of असल उत्तर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने इस फ्रंट पे भी हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, पंजाब फ्रंट पे भी। तो फिर हुआ क्या, एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखिए। 1 सितंबर को पाकिस्तान ने यहां अटैक किया, अखनूर सेक्टर में। 6 सितंबर को हमने पंजाब फ्रंट ओपन कर दिया पाकिस्तान का, यहां पे अटैक करने लगे, पंजाब फ्रंट से लाहौर साइड में अटैक करने लगे। 8 सितंबर के आसपास पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया। लेकिन फिर हुआ क्या, स्टार्टिंग के दिनों में पाकिस्तान कैप्चर्ड इंडियन टाउन ऑफ खेमकरन, विच इज इनसाइड 5 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। लेकिन इंडियन आर्मी काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंतजार कर रही थी अपने टैंक्स को अरेंज करके। इंडियन आर्मर्ड रेजिमेंट्स, देखिए हमारे जो टैंक्स थे, अब ये नाम रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन काफी प्राउड मोमेंट था इंडियन आर्मी के लिए, तो इसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ने को मिला। हमारे पास पुराने पुराने टैंक्स थे, जैसे कि 45 ओल्ड अमेरिकन M4 सरमन टैंक्स, 45 लाइट फ्रेंच टैंक्स, 45 ब्रिटिश बिल्ट सेंचुरियन टैंक, इतने ही हमारे पास टैंक्स है, 135 टैंक्स। लेकिन हमने इनको एक प्रॉपर फ्लैंक में अरेंज करके रखा इन द विलेज ऑफ असल उत्तर, एंड वी वर वेटिंग फॉर पाकिस्तानी आर्मी टू एंटर इनसाइड। पाकिस्तानी आर्मी आफ्टर गेनिंग इनिशियल विक्ट्री, it got emboldened and it kept on moving in the inward side, capturing more and more territory from the Indian side. They got into Indian border by breaching international boundary. फिर पाकिस्तानी आर्मी को हमने एक इसमें ट्रैप में फंसा लिया बिकॉज ऑफ द फ्लैंक अरेंजमेंट ऑफ आवर टैंक्स। ये जो 45 45 45 के जो 3 टैंक्स थे, इसका हमने ऐसा फ्लैंक्ड तरीके से अरेंजमेंट किया था कि पाकिस्तानी फोर्स गॉट इनटू अ ट्रैप। पाकिस्तान के पास जबकि नए अमेरिकन टैंक्स थे, 300 ऑफ न्यू अमेरिकन M47 पैटर्न टैंक्स, अगेन नाम रटने की जरूरत नहीं है। बट despite having larger number of tanks and more sophisticated tanks as compared to India, Pakistan had 300, जहां पे इंडिया के पास 135 थे। इंडिया के पास पुराने टैंक्स भी थे, पाकिस्तान के पास नए टैंक थे। Yet Pakistan lost most of its tank in this battle of Asal Uttar. It lost 165 tanks, and this battle of Asal Uttar was a debacle फॉर पाकिस्तान। बुरी तरह से हारा पाकिस्तान, उसके कई सारे टैंक्स बर्बाद हो गए, और जिस बैटल ऑफ असल उत्तर ने डिसाइड कर लिया कि 1965 वॉर में इंडिया इज विक्टोरियस। उसी बैटल ऑफ असल उत्तर में इंडियन सोल्जर अब्दुल हमीद साहब को बैटल ऑफ असल उत्तर के बाद दिया गया परम वीर चक्र, क्योंकि अब्दुल हमीद साहब ने अकेले अपने रिकॉइललेस गन से 7 टैंक्स को उड़ा दिया। So he knocked out 7 enemy tanks with help of recoilless gun, इस कारण से, and he lost his life also in that process. तो अब्दुल हमीद साहब को उसके बाद परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो पूरा 1965 वॉर का जो बेसिस है, बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे गए। इंडियन साइड से लगभग 2862 सैनिक शहीद हुए, जबकि लगभग 6000 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। इंडिया का टैंक भी बर्बाद हुआ, 97 इंडियन टैंक्स बर्बाद हुए, लेकिन ओवरऑल 497 पाकिस्तानी टैंक बर्बाद हुए। और कुछ टेरिटरी इंडिया का पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया, जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया। कुछ टेरिटरी इंडिया ने पाकिस्तान साइड से कैप्चर कर लिया। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इंडिया ऑक्यूपाइड अबाउट 1900 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, वेल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड 540 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। तो इस पे एक मेंस क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वाज द वॉर ऑफ 1965 विद पाकिस्तान फॉट।
हाउ डिड इट अफेक्ट इंडिया, इंडिया ने इसके बाद क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए? तो बेसिक बातें सब लिख देनी है कि 1965 वॉर वाज सेकंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। जो सरकमस्टांसेस थे जिसने पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था इंडिया के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के लिए, वो थे डेथ ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के डेथ के कारण पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो गया, तो उसको लगा था कि इंडिया विल नाउ गेट वीकेंड। उसके बाद लगातार मॉनसून फेलियर हुए 2-3 साल, 64, 65, 66, जिस कारण से इंडिया वाज स्ट्रगलिंग विद फूड क्राइसिस, और उसी टाइम में यूएस ने पीएल 480 प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया था। दैट लेड टू इंटेंस फूड क्राइसिस, अक्यूट फूड क्राइसिस फॉर इंडिया। तो ये प्रॉब्लम चली रही थी। तीसरा, पाकिस्तान गॉट एम्बोल्डेंड बिकॉज ऑफ सपोर्ट फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना के रसिया के साथ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। बिकॉज चाइना और रसिया दोनों के बीच में यह डिस्प्यूट था कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड का लीडर कौन होगा। नेचुरली रसिया बिलीव्ड कि वहां पे आया है रशियन रिवॉल्यूशन दैट लेड फॉर बेसिस ऑफ यूएसएसआर, तो रसिया इज द नेचुरल लीडर ऑफ कम्युनिज्म। जबकि चाइना को लगता था अंडर लीडरशिप ऑफ माओ जेदांग कि चाइना इज द नेचुरल लीडर ऑफ कम्युनिज्म इन द वर्ल्ड। इसको लेकर के डिफरेंसेस हो गए। फिर चाइना और यूएसएसआर के जब डिफरेंसेस हुए तो नेचुरली चाइना बिकेम इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूएस। यस, इट इज राइट कि कोल्ड वॉर के टाइम में चाइना भले कम्युनिस्ट कंट्री अपने आप को कहता है, बट चाइना वाज वेरी मच क्लोज टू यूएस। और आपको पता है कि पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ यूएस ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। इसी कारण से चाइना और पाकिस्तान की नेक्सस भी डेवलप हुई, और चाइना का जब सपोर्ट मिलने लगा पाकिस्तान को तो पाकिस्तान गॉट इम्बोल्डेंड। फिर पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। तो दीज वर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1965 वॉर। उसके पहले वो इन्फिल्ट्रेशन तो प्रमोट कर ही रहा था, ऑपरेशन जिब्राल्टर एंड ऑल, वो सब हमने देखा, वो सब आप लिख सकते हैं आंसर में, एंड देन यू कैन राइट इफेक्ट्स ऑन इंडिया। तो 1965 वॉर के बाद हुआ ताशकेंत डिक्लेरेशन। उज्बेकिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स को बुलाया गया अंडर ओवरऑल मीडिएशन ऑफ रसिया। उसी ताशकेंत में फिर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ भी हो गई थी, आई थिंक 10 जनवरी 1966 को। लेकिन 1965 वॉर के बाद इंडिया ने कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लिए अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल, क्रिएशन ऑफ रॉ फॉर एक्सटर्नल स्पाई। तो उस टाइम में हमारे लिए इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी सेम ही थी, आईबी, लेकिन फिर हमें लगा कि एक्सटर्नल स्पाइनेज एजेंसी अलग से होनी चाहिए, एंड देन रॉ वाज क्रिएटेड। अ ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन, स्ट्रॉन्गर ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन डेवलप करना शुरू किया गया। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1965 वॉर ने हमें क्लियर कट पिक्चर समझा दिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। 1965 वॉर के दौरान यूएस और यूके ने हमें बिल्कुल भी मदद नहीं की, रादर देवर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग पाकिस्तान। तो 1965 वॉर के बाद से इंडिया के लिए पिक्चर क्लियर था कि दो इट में कीप ऑन फॉलोइंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बट स्लोली इंडिया स्टार्टेड टू अलाइन इटसेल्फ टुवर्ड्स यूएसएसआर, and as a result of that in 1971 we signed a friendship agreement with USSR। क्योंकि 1965 वॉर के बाद से हमें एक बात समझ आ गई थी कि सिर्फ नॉन अलाइनमेंट भी हम फॉलो करेंगे तो इन केस ऑफ सम सिक्योरिटी थ्रेट वी विल बी अंडर ह्यूज वल्नरेबिलिटी। तो नैम इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू एंटर इनटू सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट विद सम मेजर पावर, और यूके यूएस had not at all supported us, so India started to side itself along with the USSR, and that ultimately got formal in 1971 in a form of इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप अग्रीमेंट। तो ये सब कुछ मेजर चेंजेस इंडिया के अंदर आए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या आर्म्ड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आफ्टर दिस 1965 वॉर विद पाकिस्तान। वही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं कि इंडिया पाकिस्तान वॉर अगस्त 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन इन जम्मू कश्मीर, देन 1 सितंबर को पाकिस्तान ओपन दिस अखनूर फ्रंट, इन रिस्पॉन्स इंडिया ओपन दिस लाहौर फ्रंट। Pakistan also retaliated in the Lahore front side, but then a historic battle of Asal Uttar was fought, and that decided the victory for India. Factors leading to 1965 war: Nehru's death, food crisis in India, and growing China-Pakistan nexus. Effect on India: creation of raw military modernization and growing nexus with USSR that ultimately culminated into India-USSR Friendship Agreement in 1971. The next article is about Kuiper Belt, an Earth-like planet found in Kuiper Belt.
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्यूपर बेल्ट है क्या? देखिए, हमारा सोलर सिस्टम का सबसे आउटर प्लैनेट है नेपट्यून, क्योंकि प्लूटो जो 9th प्लैनेट माना जाता था हमारा सोलर सिस्टम का, बाद में उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आईएयू ने 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया। तो प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज ए प्लैनेट। तो हमारे सोलर सिस्टम का आउटर मोस्ट प्लैनेट है नेपट्यून, और नेपट्यून के बाहर इस तरीके का एक डोनट शेप का फ्लैट रिंग शेप, डोनट शेप फ्लैट रिंग टाइप का स्मॉल आईसी बॉडी, छोटे 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 आईसी बॉडीज का एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है हमारे सोलर सिस्टम के आउटर साइड में। नेपट्यून से का जो ऑर्बिट है उससे आउटर में इस तरीके का आईसी स्मॉल क्रिस्टल्स का फ्लैट रिंग ऑफ आईसी बॉडीज है इन डोनट शेप। इसी को नाम का दिया गया है क्यूपर बेल्ट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाई आर वी नॉट कॉलिंग इट Kuiper belt between the orbit of Neptune and Pluto, because Pluto is no longer considered as a planet as per International Astronomical Union declaration in 2006. अगर Kuiper belt की composition की बात करें तो it is composed of small icy bodies plus some dwarf planets. तो जो Pluto है it is considered as part of Kuiper belt only. Pluto dwarf planet है, ये पूरा पूरा क्यूपर बेल्ट बना हुआ है आईसी क्रिस्टल्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट से, एंड प्लूटो इज नाउ कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ दिस क्यूपर बेल्ट ओनली। सो दिस क्यूपर बेल्ट इज मेड अप ऑफ आईसी क्रिस्टल्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स प्लस सम एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। करंट न्यूज क्या है? तो देखिए, जापान के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ डिस्कवरी की है जिसके हिसाब से दे हैव फाउंड एन अर्थ लाइक प्लैनेट इन क्यूपर बेल्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो अर्थ लाइक प्लैनेट का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, दैट इज द न्यूज। तो हो सकता है फ्यूचर में हम लोग इसको एक्सप्लोर करें, वी माइट फाइंड लाइफ इन वन फॉर्म और द अदर इन दिस पर्टिकुलर अर्थ लाइक प्लैनेट दैट हैज बीन फाउंड इन क्यूपर बेल्ट। सो एस्ट्रोनॉमर्स हैव रिसेंटली फाउंड कंपेलिंग एविडेंस सजेस्टिंग existence of Earth-like planet in distant Kuiper belt of our solar system। यही बातें यहाँ लिखी गई हैं। क्यूपर बेल्ट नेपट्यून के ऑर्बिट से आउटर साइड में है क्यूपर बेल्ट। Pluto is part of this Kuiper belt. Pluto is essentially a dwarf planet, and Kuiper belt is donut shaped, flat ringed, icy crystal beyond Neptune. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about service charge. This topic is important for our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। सर्विस टैक्स पहले हुआ करता था सर्विसेज के ऊपर, सरकार लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, बाद में उसको सब्ज्यूम कर लिया गया जीएसटी में। तो सर्विस टैक्स इज डिफरेंट बट सर्विस चार्ज इज डिफरेंट। सर्विस चार्ज क्या होता है? जैसे हम लोग टिप देते हैं ना, किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, खाना खाए, सर्विस अच्छा लगा, तो खाने का जो बिल है उसके ऊपर से कुछ टिप दे दिया जो लोग भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, तो वो टिप जैसा ही है सर्विस चार्ज। लेकिन कभी कभार क्या करते हैं कुछ होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, सर्विस चार्ज को ऐसे बिल में ही ऐड करके दे देते हैं। जैसे ये देखिए, ये बिल आया 2805 रुपए का, उसमें 10% सर्विस चार्ज ऐड कर दिया कि भाई इतना आपको सर्विस चार्ज देना है, और उसके ऊपर फिर जीएसटी लगाया 5%। दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट दिस सर्विस चार्ज इज लाइक टिप, और इसको देना कोई मैंडेटरी नहीं है, इट्स अ वेरी कैजुअल थिंग, राइट। तो सर्विस चार्ज जो है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, फूड या बेवरेजेस सेक्टर में देते हैं लोग, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। बट कुछ होटल वाले, कुछ रेस्टोरेंट वाले सर्विस चार्ज को ऐसे लिख करके दे देते हैं और अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब बिल भरते हैं तो हम लोग ये थोड़ी देखते हैं कि कितना क्या हुआ, उसमें ब्रेकअप क्या है। कभी कभार लोग जो है वो सर्विस चार्ज देखना भूल जाते हैं और सर्विस चार्ज भी पे कर देते हैं। तो इसी कारण से 2017 में भारत सरकार ने एक एक्सप्रेस नोटिफिकेशन का मतलब होता है क्लियर कट नोटिफिकेशन रिलीज किया कि सर्विस चार्ज पे करना मैंडेटरी नहीं है। जैसे भाई आपके ऊपर है, आप टिप दें या ना दें, आपको सर्विस अच्छा लगेगा तो दीजिए, नहीं लगे तो मत दीजिए। सिमिलरली गवर्नमेंट इन 2017 नोटिफिकेशन क्लियरली लेड ए गाइडलाइन दैट सर्विस चार्ज इज नॉट मैंडेटरी। और अगर किसी कस्टमर से कोई रेस्टोरेंट वाला, होटल वाला जबरदस्ती सर्विस चार्ज अगर
डिमांड करे तो उस केस में द कस्टमर और द कंज्यूमर कैन रजिस्टर ए कंप्लेंट ऑन नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। इसके लिए कंज्यूमर हेल्पलाइन भी रिलीज किया गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत सारे केसेस पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट में, खासकर जहां पे बोला गया कि नहीं, हमें सर्विस चार्ज लगाने का दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम होटल में जो खाना खिलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये चाट, सीख, नीलगिरी ग्रीन करी, बंगाली दाल, ये सब तो खाने का पैसा है। उसके ऊपर से हमने जो सर्व किया है उनका पैसा भी तो मिलने का, लेने का हमें पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। जिन लोगों ने सर्व किया है उनको भी तो पैसा मिलना चाहिए। तो मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में केसेस पहुंचे कि सर्विस चार्ज शुड बी अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू बी अप्लाइड इन मैंडेटरी फैशन। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल रिजेक्ट कर दिया था इस तरीके का पिटीशन। फिर उस पर रिव्यू पिटीशन डाला गया, स्पेशली बाय अ ग्रुप जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से पिटीशन डाला, रिव्यू पिटीशन, और इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने मान लिया कि ठीक है, आप सर्विस चार्ज लगा सकते हो, मैंडेटरी तरीके से अपने कस्टमर से सर्विस चार्ज ले सकते हो। लेकिन सर्विस चार्ज को आप सर्विस चार्ज लिखोगे नहीं अपने बिल में, यू विल राइट इट स्टाफ कंट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पे चिकन अंगारा है, पराठा है, वैसे ही नीचे लिखिए स्टाफ कंट्रीब्यूशन, उसका भी सर्विस है। तो सर्विस चार्ज शुड बी मेंशन्ड एज स्टाफ कंट्रीब्यूशन एंड इट शुड बी नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल बिल। ये दो ऑर्डर्स रिलीज किए हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने विथ रेस्पेक्ट टू सर्विस चार्ज। इट विल बी नोन एज स्टाफ कंट्रीब्यूशन एंड विल नॉट एक्सीड मोर देन 10%। यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं, तो छोटी सी बात है। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एनआरसी कि एनआरसी को कंक्लूड कराए हुए लगभग 4 साल हो गए और इस पे अभी तक कोई सर्टेन आउटकम नहीं आया है। तो देखते हैं क्या क्या फैक्चुअल चीजें हैं, उनको एक बार जरा देखते हैं। जैसे 19 लाख लोगों का पिटीशन रिजेक्ट हुआ था एनआरसी के अंदर, बट अभी तक उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो इसके मदद से मैं आपको समझाता हूँ कि एनआरसी में क्या क्या चीजें हुई थी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आपको पता है कि असम के अंदर 1985 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था भारत सरकार, ट्राईपार्टेट अग्रीमेंट था, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम एंड लोकल स्टूडेंट यूनियन असम, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में असम के लिए एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके अंतर्गत बातें की गई थी। एक इंपॉर्टेंट कमिटमेंट किया गया था कि द इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स विल बी आइडेंटिफाइड एंड डिपोर्टेड आउट ऑफ असम। लेकिन उस डायरेक्शन में कोई मेजर स्टेप लिया नहीं गया। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, काफी बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए भारत सरकार को कि असम अकॉर्ड में जो आपने कमिटमेंट्स किए हैं, असम अकॉर्ड ऑफ 1985 में जो भी आपने कमिटमेंट किए हैं उसको फुलफिल कीजिए। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन से इलीगल लोग हैं जो इलीगल तरीके से असम में रह रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे असम अकॉर्ड का वो जो प्रोविजन था टू आइडेंटिफाई इलीगल इमिग्रेंट्स, उसको पहचानने का प्रोसेस शुरू हुआ। और इसके लिए एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसको अपग्रेड या अपडेट करने की बात शुरू हुई। क्योंकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अपडेट करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन कौन लीगल रेजिडेंट्स हैं, कौन कौन इलीगली असम के अंदर रह रहे हैं। So Assam started this mammoth exercise in 2013 to update its NRC of 1951। तो 1951 का NRC था, उसको दोबारा से हमने अपडेट करने का प्रोसेस शुरू किया 2019 में। And the government of Assam finalized 25th March 1971 as cut-off date। तो the Indian citizens कौन होंगे, which implies that those who came before midnight of 24th night 1971 are Indian citizens and those who came after that has to be डिटेक्टेड एंड डिपोर्टेड। ये बात थी एनआरसी में कि जो लोग ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो 24 मार्च 1971 या उससे पहले से असम में रह रहे हैं, उनको डिटेक्ट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेस शुरू हुआ एनआरसी को अपडेट करने का। तो 1951 वाला एनआरसी था, उसको अपडेट किया गया। एनआरसी को अपडेट किया गया, लोगों को अपना प्रूफ देना पड़ा कि वो असम में कब से रह रहे हैं। अल्टीमेटली 31 अगस्त 2019 यानी कि लगभग 4 साल होने को आए हैं, वहां पे फाइनल डेटा पब्लिश किया गया कि टोटल एप्लीकेंट्स अंडर एनआरसी केम वेयर 3 करोड़ 30 लाख।
उसमें से एलिजिबल एप्लीकेंट्स थे 3 करोड़ 11 लाख, मीन्स 19 लाख एप्लीकेंट्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनआरसी में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो सीधा सीधा उस इंसान को फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। फिर उसके पास एक ऑप्शन रहेगा। होगा क्या कि एनआरसी कोऑर्डिनेटर ऑफिस के हिसाब से वो इंसान नहीं है इंडिया का लीगल रेजिडेंट या असम का लीगल रेजिडेंट, तो एनआरसी कोऑर्डिनेशन ऑफिस उसको एक रिजेक्शन स्लिप देगा। ये नियम है। रिजेक्शन स्लिप लेने के बाद द पर्सन कैन मूव टू फॉरेनर ट्रिब्यूनल। तो हमारे स्टेट असम के अंदर बनाए गए हैं फॉरेनर ट्रिब्यूनल अंडर द प्रोविजंस ऑफ फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946, फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर of 1964. Foreigner tribunals are have been created in Assam who have power to declare a person as foreigner. Thus, non-inclusion of a person's name in NRC does not by itself amount him to be being declared as foreigner. The person gets an opportunity to file an appeal in foreigner tribunal created under this Foreigner Tribunal Act of 1946. तो 19 लाख लोगों को रिजेक्शन स्लिप मिला और उनको मौका दिया गया कि वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल में अपील करें और फॉरेनर ट्रिब्यूनल फिर उनके सिटीजनशिप को लेकर के रेजिडेंटशिप को लेकर के फैसला करेगा एंड द डिसीजन ऑफ द फॉरेनर ट्रिब्यूनल विल बी फाइनल। प्रॉब्लम यह है कि 3 से 4 साल तक लगभग बीत चुके हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट हुए, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट फाइनल एक्शन नहीं लिया गया है। ये 19 लाख लोगों में से कितने लोगों का रिजेक्शन फाइनली या कितने लोगों का जो क्लेम है या अपील फाइनली रिजेक्ट कर दिया फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने, तो अब उन लोगों का क्या होगा, उनको कहाँ भेजा जाएगा, क्या किया जाएगा, उसको लेकर के कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। हाँ, कुछ डिटेंशन सेंटर जरूर बनाए गए हैं, बट देर इज नो क्लियर कट पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू ऑल सच पीपल हुज अपील इन फॉरेनर ट्रिब्यूनल हैज बीन रिजेक्टेड। इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल था। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अमृत वृक्ष आंदोलन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। असम सरकार ने काफी नोवेल इनिशिएटिव शुरू किया है, अमृत वृक्ष आंदोलन। इसमें क्या किया जाएगा, 17 सितंबर को यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे को 1 करोड़ सीडलिंग्स यानी कि 1 करोड़ बीज लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बिटवीन 9 AM टू 11 AM, ताकि लोग जो है प्लांट्स को लगा पाएं, जिससे हमारे स्टेट के अंदर प्लांटेशन ड्राइव स्ट्रेंथन हो। तो ये है गोल अमृत वृक्ष आंदोलन का। 1 करोड़ सीडलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 17 सितंबर को। उसके अलावा कॉमर्शियल ट्री प्लांटिंग की जाएगी बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आशा वर्कर्स, मतलब जो सीधा सीधा सरकार से जुड़े हैं उनको ट्रेन किया जाएगा या इंड्यूस किया जाएगा ताकि वो कॉमर्शियल ट्री प्लांट कर पाए। पुलिस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आंगनवाड़ी वर्कर। एक रजिस्ट्रेशन ऐप भी डेवलप किया गया है, रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल भी डेवलप किया गया है। क्या फायदा होगा इस रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल का, वो समझिए। सरकार ने क्या किया है, मॉनेटरी बेनिफिट देना शुरू किया है फॉर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। तो 100 रुपए दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर कोई भी इंसान ट्री प्लांट करते हुए अपना एक फोटो खिंचाता है और अपलोड करता है ऑन दिस वेब पोर्टल। तो इसके लिए 100 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जा रहा है। और अगर 2 साल तक ये ट्री जिंदा रह पाता है, यानी कि 2 साल तक वो उस ट्री का ध्यान रखेगा अगर, तो तीसरे साल उस इंसान को 200 रुपए और दिए जाएंगे। बट ऑल सच फोटोज हैव टू बी जियो टैग्ड एंड अपलोडेड ऑन दिस पोर्टल फॉर फाइनल फाइनेंशियल ग्रांट। और ये अमृत वृक्ष आंदोलन की मदद से आसाम सरकार कम से कम 9 गिनीज रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने को टारगेट कर रही है कि एक दिन में इतने सारे सीड्स दिए लोगों को, इतने सारे प्लांट्स लगाए। सो अबाउट 9 गिनीज रिकॉर्ड्स कैन बी ब्रोकन ऑन 17 सितंबर। अभी एथिक्स पेपर में इसका इस्तेमाल हो सकता है कि एटीट्यूड चेंज के लिए क्या किया जाए। एटीट्यूडनल चेंज के लिए कभी कभार मॉनेटरी इंड्यूसमेंट दिया जाता है, तो एथिक्स पेपर में है ना एटीट्यूड चैप्टर, तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि हाउ असम गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स प्लांटेशन। उसके अलावा एनवायरनमेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अमृत वृक्ष आंदोलन की मदद से प्लांटेशन बढ़ेगा हमारे स्टेट असम में, तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो सॉइल इरोजन को काफी हद तक कर्ब किया जा सकता है क्योंकि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को इंटैक्ट रखते हैं। दूसरा, कुछ हद तक तो ग्लोबल वार्मिंग से हमें मदद मिलेगी ही बिकॉज ऑफ ग्रीन प्लांट्स। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसको जरा देख लेते, उसका आंसर देखिए।
भले मैंने आपको एपेक के बारे में नहीं बताया था, बट मैंने आपको बताया था कि आसियान कंट्रीज में इंडिया नहीं और ईस्ट एशिया समिट में इंडिया है, मतलब आंसर में टू नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिकली या तो बी होगा या डी होगा, लेकिन फिर हमने देखा कि थ्री होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हैज टू बी बी। और ये देखिए यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2022 का, देखिए कितने सरल सवाल भी आ जाते हैं बीच बीच में। 2022 का जो पेपर था यूपीएससी का, उसको काफी कठिन माना जा रहा था, लेकिन उसमें भी देखिए 88 कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का। बट यू सी दिस क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाना है, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के लिए आरबीआई को जीसेक बेचना होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग और यहीं से जवाब मिल जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि 2023 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में काफी सारे ऑप्शंस में बदलाव कर दिए, ऑप्शन देने का तरीका कि ओनली वन ऑफ द थ्री आर करेक्ट, ओनली टू ऑफ द थ्री आर करेक्ट, वो किया है। बट फिर भी आसान सवाल तो होते ही हैं। आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको सारे जवाब नहीं आने चाहिए, आपको कठिन और आसान सवाल के बीच में अंतर पहचानना आना चाहिए, और आसान आसान सवालों को चुन करके कर दें। ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।